राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की। क्षेत्रीय तनाव रोकने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल 40 सीटों पर होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती। और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन से महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने से महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ी, साथ ही MBBS और PG की सीटों भी दुगनी से ज्यादा की गई है। उन्हें नई एम्स को मंजूरी दी गई। आयुष्मान भारत से लोगों का सहायता मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों से आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा बहुत व्यापक स्तर पर सुलभ होगी। डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में राष्ट्रपति ने लोगों से डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार न करने का आग्रह किया। कई बार आवेश में आकर मरीजों के परिवारजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये गलत है, सर्वथा निंदनीय है। सभी को ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहते, लेकिन कई बार विज्ञान में भी सारे समाधान उपलब्ध नहीं होते। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर बातचीत की। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलसेन भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। डॉक्टर होलनेस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी मुलाकात करेंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है, जिससे भारत और जमैका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उनके बीच यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट सहित व्यापक वैश्विक तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की आशा है। डॉक्टर जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी पहुंचे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कल होने वाले तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में 39,18,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। इनमें से 1,94,000 युवा मतदाता भी शामिल हैं। इस चरण के चुनाव में 415 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा, जिसके लिए 7 जिलों में 5,060 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कश्मीर संभाग से बारामूला, कुपवाड़ा व बांडीपोरा और जम्मू संभाग में कठुआ, उधमपुर, जम्मू और सांबा जिले शामिल हैं। सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जबकि 20,000 से अधिक मतदान कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। आज शाम तक कर्मचारी, ईवीएम्स और अन्य इलेक्शन सामग्री मतदान केंद्रों पर पहुंच चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इधर हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार कार्य चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बावानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने राज्य के विकास के लिए काम किया है। आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहाँ रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने आज अंबाला के नारायणगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। जेजेपी एएसपी प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उचाना में धनखड़ी गांव में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनावों की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्रालय के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी उपस्थित थे। क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन को वैश्विक हब बनाने की भारत की परिकल्पना को साकार करना और उसे अग्रणी वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। आज हम लोगों ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च की है। इस मिशन के जरिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे क्रूज एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो द सस्टेनेबिलिटी, इस सिलसिले में जो भी कदम उठाना है हम उठाएंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में भारत क्रूज टूरिज्म के सिलसिले में एक ग्लोबल हब बने। इसी दिशा पर हमारे टूर्स एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स, क्रूज ऑपरेटर्स, जितने भी स्टेक होल्डर ये इंडस्ट्री को बढ़ा करने के लिए सबको साथ लेकर ही हम इसी विषय पर सफलता प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना कर देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज ईटानगर में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों से भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति करते समय सही लाभार्थियों की पहचान पर अधिक बल देने का आग्रह किया।
भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। परिवीक्षाधीनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा का अपना एक महत्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कानून और व्यवस्था केवल शासन का आधार नहीं है और ये आधुनिक राज्य का आधार है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 से वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलटों में नियुक्त किया गया था। लगभग 40 वर्षों की लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान उनकी नियुक्ति विभिन्न कमान तथा स्टाफ में की गई। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अग्रिम के रूप में 675 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। कुल राशि में से गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक तेज वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये राज्य प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन में 29 लोग अब भी लापता हैं और 142 लोग घायल हैं। नेपाल सेना और पुलिस ने 4,500 से अधिक लोगों को बचाया है। बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 16 पुलों को नुकसान हुआ है। बचाव कार्यों में सहायता के लिए नेपाली सेना की एक टीम तैनात की गई है। एक रिपोर्ट। नेपाल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कुल 209 लोगों की मौत की पुष्टि गृह मंत्रालय ने की है। बाढ़ से सड़कें और पुल टूट गए हैं। भूस्खलन के कारण सभी मुख्य रास्ते बंद हो गए थे, जिसे सड़क विभाग चालू करने में प्रयासरत है। आज भी डीपी हाईवे में यात्री फंसे हुए हैं, जिसे नेपाल आर्मी रस्सी और हेलीकॉप्टर की मदद से बचाने के कार्य में जुटी हुई है। धादिंग के पास झ्यापले खोला में भूस्खलन से आई सड़क बाधा को हटाते ही लगभग 1700 फंसी गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हुई हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार के लिए काठमांडू से। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ये पुरस्कार अगले महीने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती के योगदान को देखते हुए उन्हें ये पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। बहुत ही गौरव की बात है कि मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा की पूरी जिंदगी स्ट्रगल और अचीवमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। उन्होंने सिनेमैटिक हाइट्स अचीव की है। मैं मिथुन दा को बहुत बधाई देना चाहता हूं। पुरस्कार की घोषणा पर मिथुन चक्रवर्ती ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा कि वो ये पुरस्कार अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करते हैं। जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के, एक ऐसे ब्लाइंड लैंड से उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। भूटान के थिम्पू में आज खेले गए फाइनल में उसने बांग्लादेश को 2-0 से हराया। उधर कानपुर में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 285 रन बनाकर घोषित कर दी थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषीय साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे बुजुर्गों का बढ़ती उम्र के साथ सम्मान सुनिश्चित करना के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में हमारे स्टूडियो में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाते और बुजुर्गों के लिए काम करने वाले नागरिक समाज के सदस्य श्री रोहित प्रसाद शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की, क्षेत्रीय तनाव को रोकने का आह्वान।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे अंतिम चरण के लिए कल 40 सीटों पर होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। जाने माने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।